Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to present 28th lecture under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this particular lecture is Characteristics and Relevance of Skill of Explaining. प्रिय अधिगमकर्ताओं, आज उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल पाठ्यक्रम के अंतर्गत 28वें व्याख्यान को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्याख्यान का शीर्षक है व्याख्या कौशल की विशेषताएं एवं प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाग में प्रस्तावना है, द्वितीय भाग में प्रभावशाली व्याख्या के लक्षणों को दर्शाया गया है, तृतीय भाग के अंतर्गत व्याख्या कौशल के प्रासंगिकता की बात की गई है और अंत में चतुर्थ भाग में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। Therefore, the contents in this lecture include 4 major parts. First one is introduction, followed by characteristics of effective explanation, then relevance of skill of explaining, and finally the fourth is conclusion. Let us begin with the introduction. प्रस्तावना में हम आगे बढ़ते हैं। Skill of explaining is more than a routine classroom task. It is a powerful instructional tool that shapes how students understand, engage with, and apply knowledge. The quality of our explanations determines the depth of student understanding. This lecture explores the key characteristics like clarity, logic, adaptability, and engagement, and the broad educational relevance of effective explanation. तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि व्याख्या का कौशल सामान्य रूप से कक्षाओं के अंदर चलने वाला कोई सामान्य कार्य नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत सशक्त निर्देशात्मक उपकरण है, जिसका मूलभूत उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ, सक्रियता और ज्ञान के अनुप्रयोग में दक्ष बनाना है। विशेष तौर पे ये ध्यान देने योग्य है कि आपकी व्याख्याएं जिस गुणवत्ता की होंगी, उसी गुणवत्ता में विद्यार्थियों की संप्रत्यय की समझ और गहराई भी होगी। इस व्याख्यान का मूलभूत उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आप अपनी व्याख्या कौशल की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, उसमें स्पष्टता, तार्किकता, अनुकूलन की शक्ति और सक्रियता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी कक्षाओं को, शैक्षणिक गतिविधियों को और प्रासंगिक बना करके प्रभावी व्याख्या कर सकते हैं। विशेष तौर पे यहाँ कुछ लक्षणों की चर्चा या कुछ गुणों की चर्चा की गई है जो आपके व्याख्या को अधिक से अधिक प्रभावी बनाती हैं। Now, some of the characteristic features which make your explanations effective are like this. Number one is clarity and precision. It means if your explanation is with clarity and precision, it means you should use clear, unambiguous language. It should avoid unnecessary jargon or complexity. It will employ precise terminology whenever needed, and it will define key terms explicitly. It will communicate idea with linguistic accuracy, and it will maintain appropriate pace and delivery. आपकी व्याख्या को प्रभावी होने के लिए उसमें भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। इसी तरह से जटिल भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सटीक
शब्दों और संप्रत्ययों का उपयोग होना चाहिए, उनको सटीकता के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के विचारों को भाषाई सटीकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए और गति और अभिव्यक्तता भी सटीक और उचित होनी चाहिए। यदि तत्व यह सभी सम्मिलित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी व्याख्या सटीक होगी और उपयुक्त होगी। Second element is coherence and structure. For coherence and structure, it is essential that it follows logical sequence of ideas. It maintains consistent focus on key concepts. It establishes clear relationships between ideas. It provides a smooth transition between topics. It presents information in organized manner and it creates cohesive narrative for learning. तात्पर्य है कि एक धारा प्रवाह संरचित तरीके से यदि व्याख्या प्रस्तुत की जाती है तो इसका तात्पर्य है कि इसमें तर्कपरता है, इसमें क्रमबद्धता है और विचार तर्क और क्रम के आधार पर नियोजित हैं। इसमें मूल संप्रत्ययों को लगातार केंद्रित करके और बताया गया है। स्पष्ट रूप से विचारों के बीच में संबंधों को दर्शाया गया है और एक संप्रत्यय से दूसरे संप्रत्यय में सुगमता के साथ प्रवेश किया गया है। साथ ही सूचनाएं भी अत्यंत संगठित हैं और पूरे अधिगम में बड़ा ही समन्वित तरीके से, सृजित तरीके से व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। यह अत्यंत आवश्यक है। Coming to the third aspect, that is adaptability to learner needs. विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप व्याख्या अनुकूलित होनी चाहिए। For this purpose, it should include following aspects. It adjusts to learners' prior knowledge levels. It responds to feedback and comprehension signals. It modifies approaches based on student responses. It differentiates explanations for diverse learners. It accommodates various learning styles and it provides scaffolding wherever needed. तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्याख्या को अनुकूलित करना चाहिए और अनुकूलन का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से इसका जुड़ाव होना चाहिए और विशेष तौर पे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रतिपुष्टि में अपनी समझ को दर्शाएं। विभिन्न प्रकार के संकेत उसमें सम्मिलित होने चाहिए। जो आप पूछें उनके प्रति उनके प्रतिपुष्टि में प्रतिक्रिया नजर आनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को पुनः अपने शब्दों में आपको प्रकट करना चाहिए और विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप में आपको व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अधिगम की शैलियों को भी समाहित करना चाहिए और जहां भी कुछ चीजों को छुपाने की या रोकने की जरूरत हो, ढकने की जरूरत हो, उनको ध्यान में रखते हुए, हटाते हुए कक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। Coming to fourth point, which is related with engagement and interactivity, these points should be taken care. विद्यार्थियों की सक्रियता और अंतःक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या में निम्न पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। It should capture and maintain student attention. It should incorporate interactive elements. It should encourage student participation. Appropriate voice modulation and body language should be utilized. It should create opportunities for questions and discussions, and it should build a teacher-student rapport during explanation.
तो व्याख्या के केंद्र में यह होना चाहिए कि शिक्षक शिक्षार्थी का तादात्म्य श्रेष्ठतम हो, जिससे कि विद्यार्थी सघनता के साथ विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं में सम्मिलित रहें। व्याख्या विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए और अंतःक्रियात्मक तत्वों को सम्मिलित करने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत भाषा के उतार चढ़ाव, आवाज के प्रवाह को ध्यान में रखा गया हो और विभिन्न प्रकार के शारीरिक संचालनों और भाषा का भी ध्यान रखा गया हो। इसमें प्रश्नों और परिचर्चाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए और शिक्षक शिक्षार्थी समन्वय को अधिकाधिक बनाए रखना चाहिए। Coming to fifth point, that is balance between simplicity and depth. The explanation should simplify complex ideas without oversimplification. It should provide sufficient depth for conceptual understanding. It should avoid overwhelming learners with excessive detail. It should present appropriate cognitive challenge, and it should balance concrete and abstract elements. It should maintain educational rigor while ensuring accessibility. हम समग्रतया ये कह सकते हैं कि अच्छी व्याख्या में सरलता होनी चाहिए और साथ में गहराई भी होनी चाहिए। इन दोनों का संतुलन अगर व्याख्या में कायम है तो व्याख्या निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। जटिल विचारों को सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह अत्यंत सरलीकृत हो। साथ में पर्याप्त गहराई के साथ संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ाना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि ऐसे अधिगमकर्ताओं को रोका जाए या विद्यार्थियों को रोकते हुए आगे बढ़ा जाए जो कि बहुत ही विस्तार के साथ अति क्रियाशीलता में बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत करना चाहते हो। साथ में संज्ञानात्मक चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए उचित तरीके से कक्षा को आगे ले जाना चाहिए। मूर्त और अमूर्त तत्वों में संतुलन को भी कायम रखना चाहिए और शैक्षिक सटीकता को निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। Now coming to sixth aspect, that is related with accuracy and authenticity in explanations. Here, inclusion of this particular character means the explanation ensures factual correctness of information. It presents contemporary and updated knowledge. It acknowledges limitations and uncertainties. At the same time, it avoids misconceptions and oversimplifications. It represents diverse perspectives when appropriate, and it also maintains academic integrity and in explanations. तात्पर्य है कि इस लक्षण के अंतर्गत व्याख्या सटीकता से भरी हुई होनी चाहिए और प्रामाणिकता से भी भरी होनी चाहिए, जिसमें कि तथ्यों को सही तरह से समाहित किया गया हो, सही सूचनाओं को समाहित किया गया हो, समसामयिक परिदृश्य को और तात्कालिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया हो, विभिन्न प्रकार की सीमाओं और अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखा गया हो, विभिन्न प्रकार की गलत धारणाओं को और अति सरलीकृत तरीकों को न शामिल किया गया हो। इसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जब भी जरूरी हो इनका उपयोग भी उसमें किया जाना चाहिए। इसमें अकादमिक ईमानदारी भी होनी चाहिए और व्याख्याओं में इसको सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। Now coming to the last part, so with the focus on different characteristics of explanations, let us go to the part 3, that is relevance of explaining skills, व्याख्या कौशल की प्रासंगिकता। The first relevance is it enables
effective knowledge transfer. It means it bridges expert novice understanding, simplifies complex concepts, enhances comprehension, promotes knowledge transfer, links theory to practice, and fosters mental model development. विशेषतया इस प्रासंगिकता के अंतर्गत हम ये देखें कि प्रभावशाली तरीके से ज्ञान को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। नए अधिगमकर्ता और एक एक्सपर्ट के बीच में एक पुल निर्मित होनी चाहिए। जटिल संप्रत्ययों को सरल तरीके से बताया जाना चाहिए जिससे समझ बढ़े, ज्ञान दूसरे तक आसानी से पहुंचे और सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में जुड़ाव हो। इस तरह से मानसिक विकास भी सुनिश्चित हो। दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि दूसरी प्रासंगिकता के अंतर्गत ये भी है कि यह विद्यार्थियों की उच्च शिक्षण की क्षमता को बढ़ावा देने वाली हो। उनकी आलोचनात्मक चिंतन शैली, विश्लेषण क्षमता, गहराई से समझ, समस्या को समाधान करने की शक्ति, यह सारी चीजें बढ़नी चाहिए। इट मीन्स its relevance is that it develops critical thinking, enhances analysis, deepens conceptual understanding, supports problem solving, and clarifies complex ideas and fosters independent learning. These are very key relevances. Now coming to third relevance, it addresses diverse learning needs. Means it adapts to diverse learning styles, supports inclusion, offers multiple learning paths, bridges knowledge gaps, overcomes cultural barriers, and ensures equitable access. तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सटीक व्याख्याओं में इन सभी को समाहित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सीखने की शैलियों को, समावेशन को, विभिन्न तरीकों से सीखने की पद्धति को, विभिन्न प्रकार के ज्ञान की कमियों को, सांस्कृतिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए हम समावेशी तरीके से एक्सप्लेनेशन को प्रभावी ढंग से उपयोग में ले आते हैं। The fourth one is it improves educational outcomes. It means it boosts retention, corrects misconceptions, increases engagement, improves achievement, fosters metacognition, and builds confidence. Means it also promotes good educational outcomes. तात्पर्य है कि विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रदर्शन को ये बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसकी धारणी क्षमता, संप्रत्ययों की मजबूती, उपलब्धि में बढ़ाव, चिंतनशीलता में बढ़ाव, आत्मबल का संचार, ये सारे पक्ष विकसित होने चाहिए और इसकी प्रासंगिकता इसी में निहित है। It also facilitates better classroom communication, means fosters student-teacher dialogues, builds shared understanding, encourages participation, models clear communication, and enhances academic language and cultivates a learning community. इस तरह से हम ये देखते हैं कि व्याख्या कौशल के द्वारा बेहतर कक्षा संप्रेषण सुनिश्चित हो पाता है। विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच में संवाद बढ़ पाता है और सहभागिता बढ़ पाती है, संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक बेहतर अधिगम परिवेश का निर्माण करने में हम सक्षम हो पाते हैं। So these were all relevance related with the skill of explaining. Now coming to the last part, that is the conclusion. We have heard a lot, discussed a lot about different aspects of a skill of explanation in the previous lectures, including this one. The effective explanations are central to meaningful learning. More than just delivering facts,
Explaining involves constructing understanding with clarity, logic, adaptability, and engagement. Developing it requires intentional practice and reflection. Rooted in precision and purpose, strong explanations connect with learners, correct misconceptions, and build academic confidence. Ultimately, teaching is not about covering content, but about uncovering understanding through purposeful communication and explaining does it. निष्कर्षतया हम ये कह सकते हैं कि अभी तक के सभी इस कौशल से संबंधित व्याख्यानों के आधार पर हम ये पाते हैं कि व्याख्या कौशल के द्वारा स्पष्टता, तर्कपरणीयता, अनुकूलन और सक्रियता बढ़ती है। इसके द्वारा जानबूझकर के हम व्यवहार में चीजों को परिलक्षित करते हैं और उनको प्रदर्शित भी करते हैं। इसमें उद्देश्य की सटीकता भी निहित होती है और सटीकता के साथ की गई व्याख्याएं अधिगमकर्ता से विषय वस्तु और शिक्षक दोनों को जोड़ने में सक्षम होती हैं। इनके द्वारा हम नकारात्मक अवधारणाओं को और गलत अवधारणाओं को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों का आत्मबल बढ़ता है और हम भली भांति ये जानते हैं कि शिक्षण मात्र सूचनाओं का संप्रेषण नहीं है, बल्कि संप्रत्तियों की गहराई में पर्याप्त संप्रेषणीयता के द्वारा समझने की क्षमता है। तो व्याख्या कौशल निश्चित रूप से इस लक्ष्य को बहुत ही सुगमता के साथ प्राप्त करता है। तो आइए अब आप स्पष्ट तरीके से इसके विभिन्न पक्षों पर स्वतंत्रता के साथ विचार करिए और अपना सुधार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।